नहीं होती है। चलिए, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन फॉर दिस इज नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इंडियन इकोनॉमी lesson, and today we will start with the already we have seen about what are the different points we have to cover under this lesson. इस लेसन में हम लोगों को क्या क्या पॉइंट कवर करना है वो हम देख चुके हैं, और उसके कुछ पॉइंट्स बच्चों ने क्लास के ग्रुप में पोस्ट भी किया हो, जिनको डाउट है वंस अगेन यू विल सी इन दिस लेसन। मैं एक नट सेल में आपको फ्लैशबैक में बता दूं, लेकिन रोज फ्लैशबैक दूंगा तो फिर सेशन क्लास सिलेबस कंप्लीट होने में दिक्कत होगी। सो हमको इस लेसन में वो सारी चीज़ें पढ़नी है जिसमें हम इस बात की चर्चा करेंगे कि भारत की इकोनॉमी अंग्रेज़ों के आने के बाद और अंग्रेज़ों के जाने के समय, अंग्रेज़ों के आने के बाद तो एक्सप्लॉयटेशन एक्सप्लॉयटेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन, नथिंग एल्स दैट टुक प्लेस। और when they left us, that time what exactly the condition of India's economy? और आप as you know that there are different sectors of economy, तो हम उस सारे सेक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब हम वहाँ से अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, और आपको हम स्क्रीन अभी हम शेयर कर रहे हैं आपको, और आपको दिखाई देगा कि हम ले चलते हैं आपको कि हम नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा जो आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, दिखाई दे रहा है बेटा आपको? ठीक है, ओके। तो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये हमारा टॉपिक है, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी कि उन्होंने कैसे एक्सप्लॉइट किया। तो पहला पॉइंट है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर का कैसे एक्सप्लॉयटेशन किया। एंड यू नो डियर फ्रेंड्स कि हम जब इंडिपेंडेंट हुए 1947, बट उससे पहले हमारी सरकार को आज़ाद हिंद फौज के नायक सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सरकार बना ली थी, और अंडमान निकोबार वगैरह तक वो आ गए थे। तो अंग्रेज़ों का डॉक्यूमेंट्स जो है वो कैम्ब्रिज में, तो वो शो करता है कि भारत की आज़ादी तो बहुत पहले हो गई थी, ये तो केवल ट्रांसफ़र ऑफ पावर था 1947 में। खैर, उन सब बातों के डिटेल्स में हम नहीं जाना चाहते हैं। तो colonial exploitation of agriculture sector, और agriculture sector was a prime sector at the time of independence. भारत में ज़्यादातर लोग, most of the population 72% around figure dependent on agriculture sector, और it was a main source of livelihood. I think everybody is agree with that this कि हमारा एग्रीकल्चर जो मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे एक्सप्लॉयटेशन किया। एग्रीकल्चर सेक्टर भारत में किसान बड़े खुशहाल थे। भारत के किसान बहुत प्रॉस्पेरस थे, और वहाँ पर इससे पहले कि जितने भी रूलर हुए, अगर हम थोड़ा सा हम बाहर से आने वाले रूलर्स को हम हटा दें, तो उनका वो एक राजा और प्रजा का जो संबंध था ना, बाप बेटे की तरह का संबंध हुआ करता था। गेट योर पॉइंट। अगर हम अशोक की बात करें, या जो हम हिस्ट्री में नहीं जाना चाहते हैं, बार बार चले जाता हूँ, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ वो हुआ ऐसे कि उस समय इंडस्ट्रियल सेक्टर तो कोई डेवलप था नहीं, तो एग्रीकल्चर वाज द ओनली सोर्स थ्रू विच ब्रिटिशर्स कैन अर्न समथिंग। गेट योर पॉइंट। तो उसको उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में एक इंटरमीडिएटरीज का सिस्टम डेवलप किया। मतलब इसको समझ लो कि मिडिल मैन का एक सिस्टम डेवलप किया, और इस मिडिल मैन के सिस्टम में उन्होंने जमींदार, जिसको कहते हैं जमींदारी सिस्टम, और इस सिस्टम को इन्होंने इंट्रोड्यूस करके ये इंश्योर करने का प्रयास किया कि उनको रेवेन्यू सही समय से मिलता रहे, उनको फिक्स्ड अमाउंट रेवेन्यू मिलता रहे। अब ये देखो, इसको मैंने यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। अगर आपकी स्क्रीन पर देखो तो यहाँ पर सबसे ऊपर हमने हायरार्की में अंग्रेजों को रखा है, ब्रिटिशर्स को रखा है,
उसके नीचे 5 वो 5 आदमी हैं, वो इसको मान लो कि दे आर ह्यूमन बीइंग जो दिखाई दे रहे हैं, ऐसे आदमी होते नहीं वैसे, तो वो ज़मींदार हैं। और उसके नीचे देखो बहुत सारे हमने एरो मार्क किए हैं, वो दिखाने का प्रयास किया है कि बहुत सारे इंडियंस, तो लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स, large number of farmers means Indians, they were in large numbers. Zamindars, they are less number, and Britishers further they are very less number. So अब इस में आप देखो, इसमें दो चीजें समझ में आने चाहिए आपको कि ब्रिटिशर्स को इंश्योर करना था कि हमको रेगुलर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ, मेरी आवाज आ रही है आपको चिल्ड्रेन? हाँ, तो नहीं, मेरे स्क्रीन पर अचानक आ गया कि आर यू विलिंग टू टॉक तो मैं घबरा गया कि वो पता नहीं आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। तो ब्रिटिशर्स दे वांटेड टू इंश्योर दैट दे आर गेटिंग द फिक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। अब ये फिक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू के लिए उन्होंने क्या कहा, क्या किया, तो कितनी धूर्तता के साथ, वो लोमड़ी वाली चालाकी के साथ उन्होंने कितना बढ़िया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, मिडिल मैन का सिस्टम, क्योंकि वो जानते थे उनकी संख्या कम है और वो एक विदेशी पावर है, और अगर वो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन करेंगे तो देयर, क्योंकि टैक्स कलेक्शन करना अपने आप में किसानों के लिए बहुत पेनफुल होगा, बिकॉज दे हैव टू सेक्रीफाइस। और बाहर वाला जिसका इस देश से कोई संबंध नहीं हो, है ना, जैसे आपके फादर आपको 2 झापड़ लगा दें तो आपको उतना बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो फादर है, वो आपके लिए सेक्रीफाइस करते हैं डे एंड नाइट। गेट योर पॉइंट? समझ रहे हो? लेकिन अगर बाहर वाला आपको 2 झापड़ लगा दे तो आपको ज्यादा बुरा लगेगा। जैसे आपके टीचर 2 झापड़ लगा दें तो थोड़ा कम बुरा लगता है, चलो भाई टीचर हमको पढ़ाते हैं, हमारे भले के लिए सोचते हैं, तो ओके चलता है। लेकिन अगर बाहर वाला आपको 2 झापड़ लगा दे तो आपको ज्यादा बुरा लगेगा। सेम मतलब एग्जाम्पल यू कैन अप्लाई हियर ऑल्सो, where the Britishers were less in number and they have to collect the taxes, and regular taxes, fixed amount of taxes they want to ensure। तो फिक्स तो हो नहीं सकता था, क्योंकि मानसून पर डिपेंडेंसी थी एग्रीकल्चर की, दे स्टडीड दिस, एंड इन दैट सिनेरियो कभी मानसून अच्छा होगा कभी खराब होगा, तो वैसे समय में किसानों से आप जब जबरदस्ती लोगे तो किसान गुस्से में आएंगे और फिर वो रिवोल्ट वाली स्थिति होगी। तो वो इस चीज को पहले विजुअलाइज कर पाए और उन्होंने क्या किया, एक इंटरमीडिएट का सिस्टम डेवलप किया, एंड दैट इज नोन एज जमींदारी सिस्टम। अब देखो कितनी चालाकी से भारतीयों को भारतीय का दुश्मन बनाया। हम इतिहास में थोड़ा चले जाते हैं लेकिन आपको मजा आएगा समझने में। तो अब ये भारतीयों की संख्या, उन्होंने क्या किया कि इन्हीं भारतीयों में से जो थोड़े से चालाक टाइप के थे, या कह लो थोड़ा रिच थे, जिनके पास लैंड ज्यादा था, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर हो सकते हैं, तो इनको क्या क्या किया कि यू आर द सोल ओनर ऑफ द लैंड, उनको बनाया और कहा कि आप मुझे फिक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू देंगे और आप एज मच यू विश, एज मच यू वांट टू कलेक्ट फ्रॉम द फार्मर्स यू कैन कलेक्ट। अब क्या हुआ कि ये थोड़ा सा जमींदार अपने लालच में आ गए, उनके पास विजन नहीं था और वो थोड़ा डर गए, तमाम तरह की बातें हो सकती हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अब फार्मर से लेते थे और वो ब्रिटिशर्स को फिक्स अमाउंट देते थे, और ब्रिटिशर्स बड़े आराम से राज करते गए और अपना प्लानिंग करते गए, अपने ट्रुप्स को मंगाते गए, जो भी उनको डेवलप करना था यहाँ पर अपने फायदे के लिए वो सारी व्यवस्थाएं वो करते रहे। और जमींदार इस बात में खुश रहा, तो अल्टीमेट जो लूजर था, दैट लूजर वाज हु? फार्मर्स। पॉइंट? लेकिन फार्मर्स का गुस्सा किससे हुआ? जमींदार से, इसलिए जमींदारी का रिवोल्ट हुआ। ध्यान देना। आर गेटिंग पॉइंट? इसी बात को यहां लिखा हमने कि जमींदार्स वर डिक्लेयर्ड ओनर ऑफ द सॉइल, दे हैव टू पे फिक्स्ड सम टू गवर्नमेंट but free to extract as much as they wish from tillers of the soil। तो ये एक स्थिति बन गई और ये स्थिति बड़े ही खतरनाक स्थिति हुई। ठीक है? आर गेटिंग पॉइंट?
तो जिसको हमने अभी एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट है हमारा, जमींदार डिड नॉट मेक एनी इन्वेस्टमेंट, रेदर दे यूज्ड रेवेन्यू फॉर लग्जरीज ऑफ लाइफ। अब इनको देखो, जब आप बिना मेहनत के कोई चीज अर्न करते हो ना, उसकी वैल्यू, उसकी कद्र नहीं करते हो। चाहे अपने बच्चे हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी रूप में आप देख लो कि अगर आपने बिना मेहनत किए कोई चीज अर्न किया, आपको तो न तो सेटिस्फेक्शन होगा, न तो आप उसकी वैल्यू करोगे। यू विल नोटिस दैट कि आपकी थाली में खाना छूट जाता है, लेकिन आपकी मम्मी और पापा की थाली में खाना नहीं छूटता है। बच्चे खाना छोड़ देते हैं, लेकिन पेरेंट्स खाना नहीं छोड़ते। क्यों? बिकॉज दे अंडरस्टैंड द वैल्यू कि पैसा कैसे आता है। और जो पेरेंट्स छोड़ देते हैं ना, उनके बच्चों की स्थिति खराब हो जाती है, क्योंकि बच्चे भी केयरलेस हो जाते हैं। दे विल नेवर रिस्पेक्ट द रिसोर्स। ऐसा होता ही नहीं है, पेरेंट्स नेवर बॉदर। बहुत अच्छी स्टोरी है इस पर जुड़ी हुई, रतन टाटा जी से, जर्मनी में जब गए थे। तो खैर वो हमारा विषय फिलहाल नहीं। तो जमींदार ने कोई एफर्ट नहीं किया इन्वेस्टमेंट करने का। अगर किसान अपना ओनर होता, उसको प्रॉफिट मिलती, उसके पास सरप्लस अमाउंट बच जाता, तो क्या करता? वो अपने प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कुछ इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कुछ ड्रेनेज की व्यवस्था हो, या वाट इरिगेशन की व्यवस्था हो, ये सारी चीजें वो कर सकता था। बट जमींदार ने ऐसा कुछ नहीं किया। और अंग्रेज का तो पूछो ही नहीं, अंग्रेज तो अंग्रेज ही थे। ठीक है, मतलब समझ गए आप पॉइंट। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। भारत में एग्रीकल्चर के बाद जो दूसरी डिपेंडेंसी थी, वो किस पर थी? इंडस्ट्रीज के ऊपर थी। और इंडस्ट्रीज को अभी अंग्रेजों ने नहीं छोड़ा। पॉइंट, उसको कैसे बर्बाद किया? तो आपके सामने स्क्रीन पर देखिए, फॉरनर्स foreign demand for Indian handicrafts was destroyed due to heavy duty on their exports। अब भारत का जो के जो शहर थे, इंडिया सिटीज, अगर हम एग्जाम्पल लें, मुरादाबाद पीतल के सामानों के लिए, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए, अलीगढ़ तालों के लिए, कैंची के लिए, है ना, मेरठ कैंची के लिए, अलीगढ़ तालों के लिए, ठीक है, कोयम्बटूर की कॉटन के लिए, पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश की साड़ियां, पाटन गुजरात की साड़ियां, बनारस की साड़ी को कौन भूल सकता है। ठीक है, भारत के हर शहर अपने आप में एक्सपर्ट थे। ठीक है, अगर भारत के गांवों को देखा जाए, आजकल स्थिति खराब हो गई है, नहीं तो ये सारे हुनर, सारे जो भारत के गांव भी सेल्फ सफिशिएंट थे। ब्राह्मण पूजा पाठ धर्म कर्म का कार्य ब्राह्मण करता था, क्षत्रिय वो रखवाली, मतलब शौर्य का काम, तो रखवाली काम करता था। एक गांव में बढ़ई भी मिल जाता था, गांव में लोहार भी मिल जाता था, गांव में बार्बर भी मिल जाता था, हजाम। ठीक है, और वो सारी की व्यवस्था गांव में होती थी, क्योंकि वो फ्री में ही जाके सबके यहाँ काटता था, हजाम दाढ़ी बनाता था, और उसको जहां जहां जाता था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जब खेत में हार्वेस्टिंग का समय होता था, तो वहां पर हार्वेस्टिंग करने के समय में ये जितने भी लोग थे, जो जन्म से लेकर मरण तक किसी भी न किसी रूप में सहायक होते थे, चाहे शादी का मुहूर्त का समय हो, चाहे बर्तन, कुम्हार बर्तन देता था, तो वो सारे लोग, समझ रहे हो, वो सारे लोग खेतों में पहुंचते थे, और खेतों से उनका हिस्सा हुआ करता था, और वो वहां से लेते थे और अपने जीविका चलाते थे। अब मान लो कि वो 20 घरों में जाता था बार्बर, तो 20 खेतों में जाता था वो, और 20 खेतों से, और 20 उनके फंक्शन होते थे, शादी ब्याह हर जगह, तो उन सब फंक्शंस में उसके अधिकार हुआ करते थे। मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, और अभी भी गांव में ये होता है। गेटिंग पॉइंट, थोड़ा कम हो गया है, गेटिंग पॉइंट, समय के साथ, लेकिन ये व्यवस्था थी उस समय की। प्राचीन काल में हमारे यहाँ गांव सेल्फ सफिशिएंट हुआ करते थे, और इससे क्या होता था कि गांव में हार्मोनी हुआ करती थी, सोशल ब्रदरहुड हुआ करता था। गेटिंग पॉइंट, तो ये व्यवस्था थी, और शांति थी भारत में। तो देखो बहुत बड़ा इम्प्लीकेशंस है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेटा कि फॉरेन डिमांड फॉर इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, भारत हैंडीक्राफ्ट्स के सामान को बनाने में भारत को एक्सपर्टीज थी, और भारत के वेवर्स के द्वारा बनाए हुए सामान दूसरे देशों में एक्सपोर्ट हुआ करते थे, और बहुत बड़ी मात्रा में हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए,
अंग्रेजों की जगह ब्रिटेन में, यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया। अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो इंडस्ट्रीज, उनके यहाँ जो इंडस्ट्रीज में आप जानते हो कि बल्क अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन होता है। अब वो बल्क अमाउंट ऑफ जब प्रोडक्शन होगा तो उसको सेल भी तो होना चाहिए भाई। अगर सेल ही नहीं होगा तो क्या फायदा है। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा मैं इसको ऑफ कर दूं, बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, तो जब सेल नहीं होगा तो मुश्किल है, हाँ एम्प्लॉयमेंट जाएगी, प्रोडक्शन ही क्यों करेंगे वो। तो इन्होंने क्या किया कि जो फॉरेन जो डिमांड थी फॉर इंडियन हैंडीक्राफ्ट वॉज डिस्ट्रॉयड। कैसे किया, टू हैवी ड्यूटी ऑन द एक्सपोर्ट्स, कि भारत के एक्सपोर्ट पर, मतलब 5 रुपए का, मतलब अगर कोई कॉटन का मटेरियल है तो उस पर मान लो कि 50 रुपए का टैक्स लगा दी। अब नेचुरली भारत के जो ट्रेडर्स हैं उनको अपना प्रोडक्ट वर्ल्ड मार्केट में बेचने में दिक्कत होगी, क्योंकि उस पर हैवी ड्यूटी लगा दी। और ड्यूटी लगाने से किसको फायदा हुआ, अंग्रेजों को फायदा हुआ, टैक्स रेवेन्यू मिल गया उनको। और नुकसान किसका हुआ, ट्रेडर्स का, भारत के। अब जब सामान बिकेगा ही नहीं तो वो प्रोडक्शन करेंगे, बिल्कुल नहीं। ये लेमैन कैन से दैट यू नो दे कैन नॉट प्रोड्यूस। आर्गेनिक पॉइंट। तो इस तरीके से भारत का जो एक्सपोर्ट है वो डाउन हो गया, उनकी जो डिमांड थी फॉरेन कंट्रीज में वो डिमांड खत्म हो गई। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को ऐसे मारा गया। ये आर्गुमेंट आपको इंटरनेशनल ट्रेड में भी दिखाई देगा, सेम आर्गुमेंट। अब हमारा दूसरा जो आर्गुमेंट है कि डोमेस्टिक डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स was destroyed by duty free import of the British goods in the Indian market। अब डोमेस्टिक डिमांड देखो, कंपनीज प्रोडक्शन करती है, फोर्ड यहाँ आता है, मारुति कोलैबोरेशन करती है सुजुकी से, तो वो एक दो तरह की डिमांड है। एक तो एक्सपोर्ट की डिमांड जो भी दूसरे कंट्रीज करते हैं, दूसरा डोमेस्टिक डिमांड जो कि हमारे अपने जो रहने वाले हैं कंट्री डोमेस्टिक टेरिटरी में, तो वो लोग भी डिमांड करते हैं। तो ये जो डिमांड है वो भी कम हो गई। कैसे कम हो गई, तो यहां पर हमने ये पॉइंट लिखा है, डोमेस्टिक डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाज डिस्ट्रॉयड बाय ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गुड। अब अंग्रेजों के यहां बनने वाली चीजों के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था, और भारतीय सामान क्या हो गए, इंडस्ट्री में जब कोई चीज प्रोडक्शन होता है तो मास लेवल ऑफ प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। समझ लो, जब आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, ये सब आपने पढ़ा है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये सब पढ़ा है आपने। तो एक कम्युनिटी का प्रोडक्शन करो या 1000 कम्युनिटी का प्रोडक्शन करो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। गेटिंग पॉइंट। तो आप सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अंग्रेजों की व्यवस्था थी कितनी चालाकी से, कितनी धूर्तता से, कितने कनिंगनेस के साथ उन्होंने इन चीजों को किया, इम्पोज किया भारत के ऊपर। तो भारत का जो डोमेस्टिक डिमांड था वो भी जाता रहा, एक्सपोर्ट डिमांड तो चला ही गया, डोमेस्टिक डिमांड भी जाता रहा, क्योंकि अंग्रेजों ने अपने प्रोडक्ट के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जब वो भारत में बिकने आता। आर गेटिंग पॉइंट, मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो भाई। चलो, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल टू फुलफिल इंडस्ट्रियल, ठीक है, ये ब्रिटेन, ठीक है, इंडस्ट्रियल नीड्स ऑफ द ब्रिटेन, ठीक है। अब ये हमारा इंटरनेशनल ट्रेड थर्ड पॉइंट था, इंटरनेशनल ट्रेड, कि इंटरनेशनल ट्रेड को उन्होंने कैसे बर्बाद किया। तो ड्यूटी फ्री, देखो हमारे यहाँ चूंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जैसे टाटा बिरला ये लोग, अगर ऐसी कंपनियां कहो तो आयरन एंड स्टील प्लांट वगैरह इस तरह की कंपनियां नहीं थी। कंपनियां कंपनी के रूप में नहीं थी, छोटे छोटे गाँव में ये सब काम होता था। नहीं तो उर्ज स्टील आपने पढ़ा होगा, हाँ, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में उक्कू नगरम करके है, तो वहाँ स्टील प्लांट है, उक्कू मतलब होता है, तो वहाँ पर बड़ी मात्रा में स्टील बनता था। उक्कू मतलब स्टील, ठीक है, उक्कू, उक्कू नगरम तेलुगु में। तो ये हमारे यहाँ ये काम होता था, स्मेल्टिंग का काम भी होता था हमारे यहाँ, वो सारे काम होते थे। लेकिन धीरे धीरे वो व्यवस्थाएं जाती रही, वो धीरे धीरे उन्होंने ऐसी पॉलिसी अपनाई, ऐसे लोगों को ट्रबल किया कि वो सारी चीजें जाती रही हमारे यहाँ से। तो हमारे यहाँ क्या हुआ, जब आपके यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगा
तो आप क्या करोगे? आप क्या जो रॉ मटेरियल अपने फ़ायदे के लिए क्या करोगे, रॉ मटेरियल को आप एक्सपोर्ट करोगे। लेकिन यहाँ पर एक्सपोर्ट फ़ायदे के लिए नहीं होता था। यहाँ पर एक्सपोर्ट का रॉ मटेरियल का जो बेनिफिट था वो अंग्रेज ही लेते थे। ये बात समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्या है, ड्यूटी फ्री ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल, एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल। इंडियन रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट जो है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। ठीक है? तो यहाँ से ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट होता गया। और ये एक्सपोर्ट क्या हुआ कि उनको सस्ते मात्रा में क्या मिल गया, रॉ मटेरियल मिल गया ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? आर गेटिंग पॉइंट? हाँ, तो उनको सस्ती मात्रा में रॉ मटेरियल मिला। अब बताओ कि अगर आप एंटरप्रेन्योर होगे, कोई कंपनी आपने रन की हुई है, अगर रॉ मटेरियल सस्ता होगा तो आप रिच बनोगे कि पुअर बनोगे, आप खुश होगे कि दुखी होगे? नेचुरली योर आंसर इज यस। तो वहां पर इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ। और जब रॉ मटेरियल सस्ता हुआ तो खूब प्रोडक्शन होता गया, खूब प्रोडक्शन होता गया, तो वो खूब सेल करेंगे। खूब सेल करने के लिए उनको जरूरी है कि यहाँ पर जहां सेल करना है वहां की कंपनियों को बंद कराओ। तो उन्होंने जो भी काम किया, उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। और कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने ये किया, रेलवे आया, ये आया। मैं वैसे लोगों को कहता हूँ बकवास की बातें बंद करो। उन्होंने कोई भी काम ऐसा नहीं किया कि वो भारत का डेवलपमेंट, उन्होंने जो भी किया वो केवल और केवल अपने फायदे के लिए। रेल का डेवलप किया। अगर इतने ही खुश होते तो दरभंगा और मधुबनी और इसके बीच में रेल चला दिया होता, गाजीपुर बलिया के बीच में रेल चला दिया होता, रेल पॉइंट, और कालाहांडी के बीच में रेल चला दिया होता, नागेनहल्ली में रेल चला दिया होता, कर्नाटका। रेल पॉइंट समझ रहे हो? ये ऐसे जगहों पर रेल नहीं चलाए, वो कहाँ चलाए? बॉम्बे में चलाएंगे। ठीक है, क्यों चलाएंगे? क्योंकि पोर्ट सिटी था। पोर्ट से वो एक्सपोर्ट कर लेते, बड़े रॉ मटेरियल बड़ी मात्रा में ले आते। वहां उनकी स्टीमर तैयार थी और वो उससे लेके आते इंग्लैंड। चलो भाई, गेटिंग पॉइंट? तो ये सिचुएशन थी। ये देखो कितना शातिर दिमाग था अंग्रेजों का, कि उन्होंने लोग हम मतलब कहते हैं कि बेवकूफ भारतीय कैसे कहते हैं कि अंग्रेजों ने ये किया, अंग्रेजों ने वो किया। अरे अब मान लो किसी को एक झापड़ लगा दिया और वो कहते हैं कि मेरा गाल मजबूत हो गया, ये तो कोई ये आर्गुमेंट हुआ? हाँ? रोज़ हम किसी बच्चे को लगाएँ, कहते हैं कि हमारी वज़ह से तूने मजबूत हुआ देख, ऐसा नहीं है। वो अगर पॉज़िटिविटी ले ले तो उसकी बहुत बड़ी महानता है। गेटिंग पॉइंट? तो आप ये समझ लो कि ये यहाँ से रॉ मटेरियल जाता रहा और वहाँ से प्रोडक्शन होता रहा, प्रोडक्शन डंप होता रहा यहाँ पर, और डोमेस्टिक चीज़ों को उन्होंने वैसे ही एक्सप्लॉइट कर दिया था। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स एक्सपैंड डिमांड फॉर द ब्रिटिश गुड्स इन द इंडियन मार्केट। और वहाँ जो प्रोडक्शन हुआ उस पर कोई टैक्स नहीं लगा। मैंने पहले बताया था कि ये आर्गुमेंट जो इंडस्ट्री में पढ़ रहे हो वहाँ यहाँ भी काम आएगा। गेटिंग पॉइंट? समझ रहे हो? तो वहाँ की चीज़ों पर कोई टैक्स नहीं और हमारी चीज़ों पर टैक्स ही टैक्स। तो क्या हुआ, वहाँ की चीज़ें यहाँ डंप होती रहीं और हमारे डोमेस्टिक जो ट्रेडर्स हैं वो मरते रहे। तो इंटरनेशनल ट्रेड में भी वही हाल रहा, इंडस्ट्री में भी वही हाल रहा। गेटिंग पॉइंट? तो यहाँ तक आपने जो पढ़ा उसको उसको समझने में कोई दिक्कत है आपको? जल्दी से बोलिए। बोलो बेटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है? बोलो। तो हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। भारत की इकोनॉमी की विशेषताएं क्या थी? अगर हम कहें कि आईयूसी की क्या विशेषता है ना? तो पंक्चुअल हम कह सकते हैं, ड्यूटी बाउंड कह सकते हैं। ठीक है? आर गेटिंग पॉइंट? इधर प्रीति यादव की क्या विशेषता है? तो हम कह सकते हैं शी इज वेरी पोलाइट, शी इज वेरी रिस्पेक्टफुल। ठीक है? अंश भट्ट की क्या विशेषता है? तो ही इज ड्यूटी बाउंड, ही इज ओबीडियंट। ठीक है? आयुष कुमार तिवारी की विशेषता है, ही इज ड्यूटी बाउंड, ही इज द पंक्चुअल, ही इज द रिस्पेक्टफुल। ऐसी सारी चीजें बहुत सारे बच्चों के बारे में कही जा सकती हैं। उसी तरह भारतीय इकोनॉमी के कुछ फीचर्स होंगे, कुछ विशेषताएं होंगी। उन्हीं विशेषताओं को हम आज यहाँ देखेंगे। तो पहली विशेषता क्या है? स्टैग्नेंट वाटर इकोनॉमी। स्टैग्नेंट वाटर जैसे होता है ना, रुका हुआ पानी। और रुका हुआ जब पानी होता है ना तो वहां पर एक्वेटिक ग्रोथ नहीं होता है। एक्वेटिक फ्लोरा कह लो, उसको फौना कह लो, वो दोनों ग्रोथ नहीं होते। फ्लोरा फौना दोनों होते हैं, पानी में भी पानी वाले प्लांट भी होते हैं। ठीक है? डीप सी में अगर आपने डिस्कवरी नेशनल ज्योग्राफी में देखा होगा तो बहुत सारे प्लांट होते हैं अंडर वाटर, और सूर्य के मामूली से ऊर्जा से वो अपना
काम कर लेते हैं। स्पेशली एक पौधे का नाम आता है प्लैंकटन नाम का जो पौधा होता है जिसको मछलियाँ खाती हैं, और डॉगर बैंक वगैरह में बहुत बड़ी मात्रा में फिश का प्रोडक्शन होता है। चलो खैर, स्टैग्नेंट इकोनॉमी पहला पॉइंट हमारा क्या है? स्टैग्नेंट इकोनॉमी, इकोनॉमी रुकी हुई है। कैसी है? रुकी हुई है, कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। ग्रोथ क्या होगा? खाक। ग्रोथ क्या होगा? जब ऐसी व्यवस्था ही तुमने कर दिया, एक्सप्लॉइट करने का ही काम किया है, तो क्या ग्रोथ होगा? कोई इन्वेस्टमेंट तो करते नहीं हो तुम लोग। तुम लोग को मतलब नहीं, मतलब वो अंग्रेजों से बोल रहा हूँ, ठीक है? तो तुम लोग ने इन्वेस्टमेंट तो किया नहीं। तुम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर ज़ीरो काम किया। केवल रेवेन्यू लेते रहे। रॉ मटेरियल यहाँ से लेके चले भाग गए। ठीक है? तो इकोनॉमी में क्या होगा? ग्रोथ। हाँ? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, तो क्या होगा? कोई ग्रोथ नहीं होगा, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगी। ठीक है? तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी। दूसरा बैकवर्ड इकोनॉमी। अब इतना सारा इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी के सारे सेक्टर बैकवर्ड। प्राइमरी सेक्टर का कोई ग्रोथ नहीं। आज हम एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, है ना? सेरीकल्चर, पिसिकल्चर, टिश्यू कल्चर, हाँ? येलो रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन। अरे! ये क्या हो रहा है? इतने सारे रेवोल्यूशन हो गए आज़ादी के बाद। लेकिन अंग्रेज कुछ नहीं उन्होंने किया, तो इकोनॉमी क्या होगी? बैकवर्ड ही तो होगी। पिछड़ेपन तो आएगा ना, चाहे कोई भी सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे इंटरनेशनल ट्रेड हो, चाहे प्राइमरी सेक्टर, तो सारा बैकवर्डनेस। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, और कृषि जो कि प्राइमरी हमारी चीज़ थी, कृषि की भी स्थिति खराब ही खराब, क्योंकि कृषि में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आया, कोई इरिगेशन की व्यवस्था नहीं हुई। वही मॉनसून की घनन घनन गिर आए बदरा, ऐसे करके जो बारिश वो लगान फिल्म में दिखाया गया, है ना? अल्लाह मेघ दे, वाटर दे, जल दे रे, अल्लाह मेघ दे, है ना? कुछ भी। तो ये मतलब मॉनसून पे डिपेंडेंसी। ठीक है? मेरी बात समझ में आ रही है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? स्लीपिंग जायंट्स, स्लीपिंग जायंट्स, बोलो भाई। दुखी आत्मा हो गए क्या? मेरी बात समझ में आ रही है? आयुषी, आदर्श रूप, रा, राहुल राणा जी, गणेश शर्मा जी, बीच में बोल दिया करो बेटा। पता नहीं, आप मेरी आंखें संजय की आंखें नहीं है कि हम आपको दिखा दें कुरुक्षेत्र का हाल कि क्या हो रहा है कुरुक्षेत्र के मैदान में धृतराष्ट्र को। तो हम यहाँ से संजय की तरह महान नहीं है बेटा, कि मैं आपको देख सकूं। आपकी आवाजें ही हमारे लिए संदेशवाहक है ना? तो बीच-बीच में बोल दिया करो बेटा, है ना? तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, है ना? वैसे मरने के बाद ही मिलती है, लेकिन ज़िंदा जी मैं शांति को प्राप्त कर लूँगा, ठीक है? चलिए, तो हमारा 4th पॉइंट है इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, ठीक है? तो इंडस्ट्रीज़ के नाम पर हमारे पास जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी, वो स्मेल्टिंग का जो काम था, वो सब काम सब चौपट हो गया। सो इट वाज़ नॉट डेवलप्ड, और न्यू इन्वेस्टमेंट वाज़ नॉट मेड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रीज़ के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड थी, दोज थिंग्स वर नॉट फुलफिल्ड। बैंकिंग सिस्टम जो कि फाइनेंस करता है, उसका विकास नहीं हुआ, ठीक है? तो ये सारे जो इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए जो फैक्टर होते थे, उन सारे फैक्टर्स को नेग्लेक्ट किया गया। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस वाज seen इन इंडिया, ठीक है? रैम्पेंट पॉवर्टी, मतलब हर तरफ गरीबी ही गरीबी, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे वो सेकेंडरी इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, उन सारे सेक्टर में, उनके भी देखो एजुकेशन का सेक्टर हो, ठीक है? वो सारे सेक्टर्स में हम देखें तो वो पॉवर्टी हमको दिखाई देती है। मतलब हम हर जगह गरीबी को देखते हैं, चाहे वो गाँव हो, गाँव में गरीबी क्यों दिखाई देती है? हमने एजुकेशन का नाम लिया तो एजुकेशनल बैकवर्डनेस की हम बात कर रहे थे। क्योंकि एजुकेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है पॉवर्टी एलिवेशंस में, इसलिए हमने एजुकेशन बोल दिया, ठीक है? तो पॉवर्टी जो है गाँव में देखो, तो गाँव में पॉवर्टी दिखाई देती है, क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट को यूज़ किया, ज़मींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। उसको हम आगे और एलाबोरेट करेंगे, अभी हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहते, ठीक है? हम एक केवल सिंपल फीचर्स देख रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति बहुत ही खराब थी, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया। उनका ऑब्जेक्टिव ही नहीं था इन्वेस्टमेंट करना, उनका ऑब्जेक्टिव, वो हमेशा अपने आप को विदेशी थे, विदेशी मानते रहे,
विदेशियों की तरह आचरण करते रहे और हमेशा एक्सप्लॉइट करते रहे, उसी चक्कर में रहे। लेकिन वो नहीं जानते थे, वो उस व्यक्ति की तरह हो गए जो कि एक मुर्गी जो है, कहानी आपने पढ़ी होगी, सोने का अंडा देती थी और सोने का अंडा देती थी तो उसका वो अमीर होता गया। फिर उसके किसी दोस्त ने देख लिया, बोला कि तू तो अमीर हो जाता है, तुम कैसे हुआ था? तुम मुझे बता, मैंने सब देख लिया। तो उसने बताया कि ये मुर्गी जो है, मैंने कि मुझे दे दे, कुछ दिन मैं भी रख लूँ। इसके बाद उसने उस मुर्गी को चुरा लिया या रख लिया, जैसे भी हो, माँगा चुराया ही होगा। तो उसने चुरा लिया और इसके बाद उसने देखा कि अंडा देती है, तो सोचा कि अब लालच आ गई। उसका क्या किया कि आधी मुर्गी को काट के जल्दी से उसके पेट में से अंडे सब निकाल लें। तो उस मुर्गी खत्म खत्म हो गई। तो भारत एक ऐसी मुर्गी बना लिया अंग्रेज़ों ने, भारत को, कि जिस पर वो, ऐसा नहीं कि मुर्गी को आप चारा खिलाते तो मुर्गी ज़्यादा खाती तो ज़्यादा अंडे देती। हाँ, ज़्यादा ग्रोथ होता उसका, ज़्यादा अंडे देती। ख़ैर, तो उसी तरह भारत को उन्होंने ऐसी मुर्गी बना दिया कि जिसको वो इतना एक्सप्लॉइट किया कि भारत गरीब हो गया और किसान की ना ताकत रही गई, ना यहाँ से इंडस्ट्री ठीक हो पाया, ना इंटरनेशनल ट्रेड सही हो पाया और भारत गरीब का गरीब ही होता गया। तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें एक बहुत बड़ा कारण बना कि इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने डेवलप ही नहीं किया, निदर रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, न तो गाँव को उन्होंने जोड़ा। इसके बाद देखो भारत में अभी के जो गडकरी जी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिनिस्टर हैं, भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, उन्होंने आज़ादी के बाद इतना काम किया है, उतना काम आज तक नहीं हुआ था आज़ादी के बाद, जितना उन्होंने किया है। और ये आप उनके अपोजिशन पार्टीज़ वाले भी बोलते हैं, ही इज़ सच अ वंडरफुल वर्कर। रिमाइंड, जो रोड निर्माण की जो गति होती है, जैसे एक बच्चे को होमवर्क दिया, वो एक होमवर्क 5 दिन में करता है और एक बच्चा 1 घंटे में करके दिखा देता है। टीचर किसकी इज़्ज़त करेगा? पब्लिक किसकी इज़्ज़त करेगी? राइट? तो वर्क करना ही काफ़ी नहीं होता है, वर्क कितने फ़ास्ट तरीके से करते हैं, कितने तेज़ी के साथ करते हैं, वो भी आपको ऑनर देता है। गेट योर पॉइंट? तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकवर्डनेस भी एक बहुत बड़ा फीचर था इस इकोनॉमी का। ठीक है, नेक्स्ट है हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट्स के ऊपर चूंकि हमारी स्थिति खराब होती गई, तो धीरे धीरे हम डिपेंडेंट हो गए। जो इंडिपेंडेंट कंट्री था, सेल्फ रिलायंस कंट्री था, वो धीरे धीरे क्या हो गया? डिपेंडेंट हो गया। वो दूसरों के ऊपर, अंग्रेजों के ऊपर आश्रित हो गया। वहाँ से कपड़े आएँगे तो उसके इसके बाद महात्मा, आपको याद होगा कि महात्मा सबसे पहले तो होम रूल मूवमेंट शुरू किया था तिलक ने। तिलक को ही देखकर महात्मा गांधी ने ये काम किया था। गेट योर पॉइंट? तो होम रूल मूवमेंट में उन्होंने भारत में ही सारी चीज़ों को और अंग्रेज़ों के वस्त्रों को जलाने की बात कही थी। गेट योर पॉइंट? उसी काम को महात्मा गांधी ने अपना कहा, खादी को प्रमोट किया और अपने कपड़े को खुद बनाने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया। ठीक है? तो ये जो डिपेंडेंसी का जो पॉइंट है वो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि भारत में लोग कपड़ों को कम पहनते थे और देखो महात्मा गांधी ने भी क्या कि एक ही कपड़े से नीचे और ऊपर दोनों ढकते थे। तो उसकी वजह यही थी कि जब भारत में इतने लोग गरीब हैं, तो हम क्यों लग्जरियस लाइफ जिए? तो उन्होंने इस चीज़ को अपने सिद्धांत का हिस्सा बना लिया। तो अंग्रेजों के ऊपर जो कॉटन, आप सोच लो कि जो कोयम्बटूर की रानी आपको चंपल्ली और ये क्या पाटन वगैरह के जितना बनारसी साड़ी, ये सब सारे सेल्फ रिलायंस के जो हमने एग्जाम्पल दिए, वो सारी चीजें इस देश में होती थी। बाद में देखो हैवी इंडिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स हम हो गए, हम गेट योर पॉइंट? इसके बाद क्या हुआ? लिमिटेड अर्बनाइजेशन। ठीक है, हमारे यहाँ क्या हुआ? अर्बनाइजेशन तो है क्या, लिमिटेड हुआ। ठीक है, अर्बनाइजेशन जो है हमारे यहाँ, शहरीकरण बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में हुआ और उसका परिणाम क्या हुआ कि जब देखो शहरीकरण होता है तो शहर में बहुत सारे रोजगार के स्कोप डेवलप होते हैं। जैसे मान लो कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो वहां पर सब्जी बेचने वाला, नो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बार्बर, आयरन करने वाला, गेटिंग पॉइंट, कॉबलर, देखो ये सारे रोजगार क्रिएट हो रहे हैं, ये सारे रोजगार, क्योंकि शहर में रहने वाले लोग के लिए ये जरूरी है। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कैजुअल वर्कर्स बहुत सारे होते हैं। हाँ, हाउस में जो मेड्स आती हैं, वो इस तरीके से बहुत सारे काम डेवलप होते हैं। तो अर्बनाइजेशन भी बहुत ही पुअर रहा। ठीक है, और इसकी वजह से जॉब की क्रिएशन नहीं हो पाई। इसके बाद है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। जमींदारी सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बाद इकोनॉमी का जो करेक्टर हुआ सेमी फ्यूडल था।
ठीक है, जहां पर मिडिल मैन एक्सप्लॉइट करता था और रिसोर्सेज को अपने मालिक के लिए करता था, और मालिक का टोटल एम था कि केवल हम रेवेन्यू कलेक्ट करें। तो हमारी इकोनॉमी में जो फुल फ्यूडलिज्म नहीं था, जो कि वो रोम वगैरह में पाया जाता था, लेकिन उसी सिस्टम को उन्होंने यहाँ डेवलप किया, मिडिल मैन का सिस्टम, ताकि वो ज़्यादा ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर सके। तो सेमी फ्यूडल इकोनॉमी हमको देखने को मिलती है। और अल्टीमेटली द कॉलोनियल इकोनॉमी इंडिया वाज, जहाँ पर कॉलोनियल पावर, फॉरेन पावर दूसरे देश में जाते हैं, वहाँ के रिसोर्स को अपने लिए एक्सप्लॉइट करते हैं, उस कंट्री के ऊपर राजनीतिक रूप से कंट्रोल करके, पॉलिटिकली कंट्रोल करके। सो colonialism is a concept in which a stronger nation controls a weaker nation politically to exploit its resources। ठीक है, तो ये हमारा था आज का फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी आर्गुमेंट। इसमें कोई पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास समय अब समाप्त हो चुका है हमारा। आई एम राइट? बोलो बेटा। ठीक है बेटा, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, और इसके आप अपने नोटबुक में करने के बाद आपके जैसे ही क्लास ओवर होंगे 5 PM तक आपके पास समय है, आप इसको ग्रुप में पोस्ट करेंगे। ये आदत डालिए बेटा, ताकि जिन बच्चों का छूट जा रहा है उनके लिए भी फायदा होगा, एक अच्छा क्लास बनेगा। एनी पॉइंट? और ये सारे पॉइंट्स आपके लिए फायदेमंद है और हमारे लिए भी फायदेमंद है कि मैं नोट कर पाऊंगा कि कौन बच्चा हमारा कितना अटेंटिव है। ठीक है, और इसके ऊपर जब मार्किंग करनी होती है, जब वाइवा का जब समय आता है, तो हम इन सारी चीजों को हम देखते हैं कि हो सकता है हमारा कोई बच्चा वाइवा में अच्छा नहीं कर पाए। ठीक है, हमारा कोई बच्चा वाइवा में अच्छा नहीं कर पाए, तो क्या उसको हम पेनलाइज कर देंगे? आर्गेनिक पॉइंट, उसके एफर्ट को हम साल भर के जो उसका एफर्ट है उसको हम वैसे ही छोड़ देंगे? अरे बताइए, हमको छोड़ देना चाहिए? किसी कारण से वाइवा में अच्छा नहीं कर पाया, सो आई शुड लीव दैट चाइल्ड? नो। मेरी बात समझ में आ रही बेटा?